Before we start today with questions, can someone please tell me about Article 21? अब आज हम Article 21 को थोड़ा ठीक पढ़ेंगे because लंबा एरिया है Article 21 and then we will proceed further with everything, है ना? सर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में बोलता है सर। नहीं वो तो ठीक है, वो तो आप स्टूडेंट हो। अब मेरे को ये बताओ उसमें कम से कम 10 केस लो बताओ मेरे को कि सर मेरे को मैं ओके आई एम टेलिंग यू थिंग whoever कैन आंसर राइट टू डाई की क्रोनोलॉजी बताओ मुझे केस लो। राइट टू डाई की आपके नेट में भी पूछी गई है। राइट टू डाई विद राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू डाई, इसमें केस लॉस की क्या क्रोनोलॉजी है? सर सर सबसे पहले तो पी रथिनाम वाला केस है, करेक्ट। देन उसके बाद ज्ञानकौर वाला केस है, फिर एक अरुणा रामचंद्र वाला, एंड देन कॉमन कॉज वाला। वेरी गुड, करेक्ट है, करेक्ट है, एकदम करेक्ट। थोड़ा सा ईयर याद है आसपास? ठीक है, याद है अरुणा रामचंद्र वाला 2011। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कॉमन कोज वाला 18 याद रखना। ये ईयर का इसलिए बोला, कई बार क्या होता है जैसे मैंने ये 4 केस लो बताए और वो उनका नेट वाला का फेवरेट एरिया है, वो हायरार्की पूछ मतलब पहले कौन सा केस आया बाद में कौन सा आया ऐसे पूछता है वो। तो उसमें क्या होता है कि जब आपको 2-3 केस लो का ईयर पता है ना, तो एक केस अगर बाई चांस ऐसा उठ के आया जो नोट्स में नहीं है, बिकॉज लिमिटेशंस तो है नहीं कि पूरा कोई बाउंड्री हो, तो उसमें हेल्प कर जाता है ना। तो ठीक है। कैन समवन प्लीज टेल मी राइट टू प्रतिनाम 1994 करेक्ट है उनका जवाब। ओके। गीता आपको याद है राइट ऑफ प्राइवेसी में मेरे को सिर्फ क्रोनोलॉजी बता दो, केस लॉस की क्रोनोलॉजी क्या है, कौन से केस लॉ दिखा रहे सर क्रोनोलॉजी से तो मुझे याद नहीं है सर, राइट टू प्राइवेसी का। जैसे पुट्टा ठीक है। स्वामी था एक केस, और एक सर वो था जो अरे जो एडवोकेट हैं उनका नाम भूल गई मैं, क्या नाम तो है, जेठमलानी, राम जेठमलानी सर, एक उनका था प्राइवेसी का। वो राम जेठमलानी जो है 2011 का है सर। और ये जो क्या बताया मैंने, केएस अभी पुट्टा सही से स्वामी का नहीं। ईयर कौन सा है? केएस पुट्टा स्वामी का ईयर कौन सा है? अविनाश आपने भी आंसर किया, केएस पुट्टा स्वामी का ईयर क्या है? 2017। तो फिर 19 में क्या था? सर वो के दो थे सर, एक उनका आधार वाला है और एक वो वाला है दो जिसमें उन्होंने उसके लिए बोला है सर, वो किस चीज के लिए है वो सर, राइट टू प्राइवेसी में जैसे उसके लिए था, जो एमपी शर्मा वाला केस, वो खड़क सिंह वाले केस से जो आया था सर, उसमें वो वाला है सर। नहीं, कौन सा ईयर में कौन सा है वही सर पूछ रहा हूँ ना, आधार। यस यस सर प्लीज। सर आधार वाला में 19 था। में है और सर नॉर्मल वाला जो वो 17 में है सर। ठीक है। एक आपके नेट का पर्टिकुलर क्वेश्चन था कि इन जेएस जस्टिस केस पुत्तास्वामी वर्सेस यूनाइटेड ऑफ इंडिया 2017 केस कितने जज बेंच थी और कितने से डिसीजन आया? ये आपके नेट का क्वेश्चन, कैन समवन आंसर? 9। करेक्ट, ये मैंने नोट्स में लिखा रखा है, ध्यान रखना। 9 जज बेंच थी और पूरा एक्सक्लूसिव 9 से ही डिसीजन आया था। ठीक है, डिसेंडिंग में कोई नहीं था। जैसे ही मुझे एक डिसेंडिंग याद आया, एक खड़क सिंह का केस याद रखना पर्टिकुलरली अच्छे से, ठीक है? ये आपका राइट टू डाई हो गया, राइट टू प्राइवेसी हो गया। एंड अब मुझे ये बताओ कि मैन जो लिबर्टी का कंसेप्ट है उसकी क्रोनोलॉजी पता है किसी को? थोड़ी बहुत भी अगर पता हो तो, कि मैन मेजर केस लोग क्या मानते हैं? रिपीट कर। सॉरी, ओके। रिपीट कर। लिबर्टी का जो कंसेप्ट है आर्टिकल 21 में, उसकी क्या है मतलब ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में कहाँ कहाँ हमने लिबर्टी को इम्पोर्टेंस दी है? मतलब थोड़ा सा केस लॉ की क्रोनोलॉजी अगर आप मुझे बता पाओ, पर्सनल लिबर्टी के कंसेप्ट को कहाँ कहाँ अटैच किया था? सर एक तो ए के गोपालन का केस है सबसे पहले 1950 में सर। तो मेनका गांधी फिर वाला भी केस है। और मेनका गांधी का ये, सर उसपे सर मेनका गांधी का 78 है सर। तो फिर उससे पहले एक इम्पोर्टेंट केस लॉ रह गया, बस वही सुने थे। जबलपुर सर 76। 76 जबलपुर का दूसरा नाम मतलब हैबियस कुछ कॉर्पस। फेमस? करेक्ट करेक्ट, ये दोनों नेट में पूछे गए। एक इसमें एक और क्वेश्चन पूछा गया जो मैंने लिखा था और ये आपके नेट का क्वेश्चन है।
कि जबलपुर के केस में डिसेंडिंग जजमेंट किसका? जस्टिस PN हंसराज भगवती। खन्ना। आकांक्षा करेक्ट। हंसराज खन्ना याद रखना, ये नेट का क्वेश्चन आपको पूछा गया है। 4-1 से था, और जो 1 डिसेंडिंग जजमेंट जिसका था वो था हंसराज खन्ना। ठीक है, जजमेंट बाय पीएन भगवती मानते हैं और डिसेंडिंग जजमेंट मानते हैं हंसराज खन्ना का। दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। ओके, बाकी आई होप, वैसे ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपके नेट में पार्ट नहीं है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पे मेरे को सबसे पहले ये बता दो, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहाँ मेंशन है? US 5th Amendment। और 5th अमेंडमेंट में इसके अलावा क्या मेंशन है? 23 सेल्फ इंक्रिमिनेशन वाला। दोनों पूछे हुए क्वेश्चन है कि 23 में सेल्फ इंक्रिमिनेशन है, और वो फाइन, गुड। आपको जो मिरांडा वाला केस। हाँ, मिरांडा वर्सेस एरिजोना। देखो ऐसा लगता है ना जनरली किसी को कि केस तो याद नहीं है। अब जैसे जैसे आप 2 दिन में देख रहे हो ना, मेरे को मेरे हिसाब से कम 20-30 केस तो आप इस एरिया में, फंडामेंटल राइट्स के एरिया में लगभग लगभग याद होते जा रहे हैं। तो एक टाइम के बाद रट जाएगा, वो 2 बार और रीड करोगे ना सारा दिमाग में आ जाएगा। अब मुझे सबसे एरिया पार्ट बताओ जो आपके, मैं इसलिए बोलता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो केस लो पूछ रहा हूँ वो आपके इन्वायरमेंटल में पूछते हैं, कभी कभी पेपर 1 में भी वो केस लो दिख जाता है, और इन्वायरमेंटल की सब्जेक्ट में भी दिख जाता है। मुझे इन्वायरमेंटल राइट्स के केस लो बता दो, कोई ईयर के साथ बता पाए तो। मैंने जो क्वेश्चन प्रॉपरली लिखा है। तो सबसे पहले तो वो MC मेहता वाला केस था, कमलनाथ वाला, जिसमें वो पब्लिक ट्रस्ट के बारे में बात हुई थी कि एयर, वाटर और जो सॉइल है उस पे पब्लिक राइट होता है, वो ऐसे प्राइवेट ओनरशिप में नहीं आता है, जिसमें कोई लीज पे कोई प्रॉपर्टी दी थी शायद, है ना। फिर पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल वाला सर केस है। किस केस में, क्या नाम है? पोलिटर पेज प्रिंसिपल किस केस में है? फिर MC मेहता ही था। आपकी आवाज कट रही है, I guess network। हाँ, पोल्यूटर पेज पे भी शायद। अच्छा मेरे को ये बताओ, डॉक्ट्राइन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट किससे मानते हैं? एक मिनट, हाँ आकांक्षा आप सही सही टाइप कर रहे हैं। पब्लिक ट्रस्ट किसको मानते हैं? डॉक्ट्राइन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट का केस लो उसको किसको मानते हैं? आपके नेट में रिपीटेड क्वेश्चन हो। MC मेहता वर्सेस कमलनाथ, याद रखना 1997, इसको नेट पब्लिक ट्रस्ट में मानता है। ठीक है, अब एक लाइन है, मैं देखना चाहता हूँ आपने कितना नोट्स पढ़ा है, क्योंकि मेरे जो नोट्स है पर्टिकुलरली नेट में डायरेक्टली काम है। पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल नॉट ओनली एक्सटेंड्स टू कंपनसेटिंग विक्टिम बट ऑल्सो टू रीस्टोरिंग द इन्वायरमेंट। ये बताओ किस केस में बोला है? तो MC मेहता में बोला ईयर? 97, 1997। करेक्ट करेक्ट, अच्छे से ध्यान रखना। MC मेहता का एक केस लो नहीं है, 97 में भी है। MC मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1986 में भी है, शिवकाशी फायर वर्क का केस। फिर 1987 में भी केस लो है MC मेहता का, जिसको ओलियम गैस लीक केस बोलते हैं, जो आपको टोर्ट्स में भी मैंने पढ़ाया है, रूल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी। तो तीनों ईयर अच्छे से ध्यान रखना MC मेहता का। इसके अलावा मेरे को अब आर्टिकल 21 से रिलेटेड किसी को भी याद है? गीता आप मेरे को बता सकते हो आर्टिकल 21 में बाकी केस लो बताओ इन जनरल, जिससे अपन राइट्स को ऐड करते हैं कि दिस आर्टिकल 21 इंक्लूड्स दिस आल्सो, दिस आल्सो, दिस आल्सो, ऐसे। सर राइट, वो सर स्पीडी ट्रायल वाला है हुस्नारा खातून का। और सर ये क्या बोलते हैं वो अंडर ट्रायल कन्विक्ट के लिए सर सुनील बत्रा वाला केस है। सर कंपनसेशन के लिए रुदल शाह वाला केस है। और सर ये आया था बचपन बचाओ वाला जो चाइल्ड राइट का है। और नीलावती बोरा का जो कस्टडी में टॉर्चर किया जाता है सर, उसका अक्सर मैंने कुछ एक्स्ट्रा भी याद कर रखे हैं सर वो। हाँ इट्स और फाइन, केएस गुड, पुत्तास्वामी एक्चुअली का गुड। हाँ सर केएस पुत्तास्वामी वाला तो है ही है। और सर ज्ञान कौर वाला, अरुणा सांडवा वाला केस है, ये राइट टू डाई में है सर। और मेरे को एक सर बात लालसा बताओ, वाला एक केस है केस जो आया था, राइट टू लाइफ इंक्लूड्स
राइट नॉट टू प्रोड्यूस चाइल्ड, राइट टू हाँ, यस प्रोडक्टिव सर, चॉइस। मुझे याद है वो सुचित्रा सर, सुचित्रा हाँ वाला है, 2010 का है शायद सर, चंडीगढ़ ओके। एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट था सर। सर अब एक नवतेज केस, सिंह जौहर वाला, हाँ करेक्ट है, और बताइए। सर हम्म नालसा नवतेज सिंह जौहर तो सर उसके हैं सर, जो जेंडर से रिलेटेड है वो, थर्ड जो उनके लिए है, होमोसेक्सुअल्स और जो वो रहते हैं उनके लिए सर। हम्म सर जोसेफ साइन वाला उसके लिए था, एडल्ट्री जो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया है 497 को। सर एक हम्म वो था। सर मेनका गांधी वाला था जो लिबर्टी से रिलेटेड था, और हम्म ए के गोपालन जो हम्म। पर्सनल ये लिबर्टी से रिलेटेड था सर। अब मेरे को एक केस लो बताओ जो सर आपके नेट में पूछा गया है। ट्रेड ऑन पेमेंट इज अ फंडामेंटल राइट प्रोवाइडेड सब्जेक्टेड टू आर्टिकल 19(6). इसका केस लो बताओ। पेमेंट पे आप जो पेमेंट पे जो आपकी ट्रेड होती है वो आपका फंडामेंटल राइट है प्रोवाइडेड सब्जेक्टेड टू आर्टिकल 19(6). 19(6) क्या है बताओ, सर नोट्स में प्रोफेशन डाल। से रिलेटेड है सर, वो सर तो प्रोफेशन से 91, रिलेटेड है सर। हाँ प्रोफेशन से रिलेटेड है, पर 19(6) में क्या क्या है, ग्राउंड्स क्या है। सर प्रैक्टिस करने के लिए प्रोफेशन, सर प्रोफेशन कैरी ऑन एनी सर ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस सर। करेक्ट करेक्ट, तो इसी का केस लो है वो जो मैं बता रहा हूँ, नेट PYQ ही है आपका, कि ट्रेड ऑन पेमेंट इज योर फंडामेंटल राइट सब्जेक्टेड टू आर्टिकल 19(6). कोई किसी ने नोट्स अच्छे से देखा हो। देखो एक चीज आपको मैं क्लियरली बता देता हूँ ताकि आपको ये नॉलेज हमेशा क्लियर रहे, कि आप लोग शायद, इफ आई एम अज्यूमिंग, आप लोग वो जो एग्जाम दे रहे हो नेट का, ठीक है, एंड पिछले वाले बैच में 2 स्टूडेंट ऐसे थे जिनका ऑलरेडी नेट क्लियर था, एंड देन स्टिल दे डिसाइडेड टू परचेस द कोर्स। मदालशा और एक स्टूडेंट और था। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो नोट्स में लिखा ना उसको याद रखना अच्छे से, क्योंकि अगर सोचो कोई अगर नेट ऑलरेडी क्वालिफाइड हो और वो 7 इयर्स का एक्सपीरियंस रखते हो अनिल जोधपुर से, तो फिर उनको कुछ तो दिखा होगा। तो वो ये जो केस लो मैंने नोट्स में लिखा रखा है ना, उसको एकदम अच्छे याद रखना। इसका आंसर है सोदम सर सिंह क्वेश्चन वर्सेस न्यू दिल्ली। सोडान सिंह, हाँ सर सोदम सोडान सिंह सिंह से, वाला है क्या सर? हाँ हाँ सोदम सिंह, ठीक है। चलो वेरी गुड, वैसे जनरली सबको सब कुछ याद है, नॉट अ बिग थिंग। सर ये पेमेंट पे था ना सर, पेमेंट पे जो वो हाँ ट्रेड करते हैं सड़क किनारे, वो उसके लिए था ना सर ये वाला केस सर, करेक्ट पेमेंट। करेक्ट, हाँ यही था, यही था, एकदम करेक्ट। अब मुझे एक चीज बताओ, सीधा अपन आएंगे रीट्स पे जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो मैन एरिया रिट का ही बचता है, फिर तो रटने वाला एरिया है DPSP और ये सब। तो पहले तो मेरे को ये बताओ कि जुडिशियल रिट किस किस को बोलते हैं, आपके नेट में क्वेश्चन। ऑप्शन दे, हीबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्ट्योरी। इनमें से जुडिशियल रिट किसको किसको बोलते हैं। ओके आकांक्षा, एंड सही है, एकदम एकदम राइट आकांक्षा। ये नेट का ही क्वेश्चन है आपका। प्रोहिबिशन और सर्ट्योरी दोनों को जुडिशियल रिट बोलते हैं। और मैंने वहां पे, आकांक्षा मैंने एक नोट्स में एक लाइन लिख रखी थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्लैरिटी भी आती है। मैंने प्रोहिबिशन और सर्टियरी के लिए कुछ लिख रखा है कि जब दोनों ही रिट जुडिशियरी रिट है, जुडिशियल रिट है और हाई कोर्ट के द्वारा इश्यू की जाती है, तो इनमें क्या फर्क है प्रोहिबिशन और सर्टियरी में। सर बताऊं क्या? हाँ बताइए, आप बताइए कि और सर सर ये जो सर प्रोहिबिशन जो होता है ना, तो वो प्रोहिबिट करता है चीजों को, हम्म मतलब एक पहले होता है, एक प्रिकॉशन होती है, और एक आफ्टर जो मतलब डिसीजन इज बाद मेड। के लिए होता है सर। यस सर। करेक्ट, तो ध्यान रखना, प्रोहिबिशन को प्रिवेंटिव मानते हैं, इट्स ओनली प्रिवेंटिव, और सर्टियरी वाली वाली को प्रिवेंटिव एज वेल एज क्यूरेटिव मानते हैं। अब आपके नेट की लाइन ये थी और उसमें ऐसे पूछा था कि बोथ ए इज करेक्ट, मतलब 1 इज करेक्ट, 2 इज करेक्ट और बोथ आर करेक्ट। ध्यान से सुनना लाइन को। प्रोहिबिशन की नेट की लाइन थी, रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज इशूड बिफोर डिसीजन इज मेड बाय अथॉरिटी टू प्रिवेंट एक्सरसाइजिंग द जुरिस्डिक्शन, प्रिवेंट करने के लिए, राइट। ये लाइन है रिट ऑफ प्रोहिबिशन की, ठीक है। अब सर्टियरी वाली लाइन को सुनना,
writ of certiorari issued after decision is made by authority to quash the decision. तो समझ में आया? डिसीजन से पहले प्रोहिबिशन इशू की जाती है, सर्टियोरी बाद में इशू की जाती है, वो उसको जुरिसडिक्शनल इशू पे उसको डिसीजन को हटाने के लिए। ठीक है, ये एक छोटे सा पॉइंट था जो मुझे आपको क्लियर करना था। फाइन, ये समझा ना मैंने क्या बोला? सर ये जो रिट्स होती है इनका कोई सीक्वेंस होता है? शायद लास्ट पेपर में पूछा था, लास्ट जो अभी कैंसिल हुआ इसमें शायद कोई सीक्वेंस टाइप से कुछ पूछा था सर। सीक्वेंस आपको वैसे पूछ लिया था कि बैरेक्ट में कौन सी जगह कौन सी लिखी है, शायद ये पूछा था कि सर वो तो बैरेक्ट में। मुझे याद नहीं है, लेकिन मतलब ऐसे कुछ। हाँ, सीक्वेंस पूछा था, और एग्जैक्ट ये पूछा था कि बैरेक्ट में कौन सी कहाँ पे मेंशन, मतलब एक सीक्वेंस होता है ना, जैसे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, उसका एक सीक्वेंस है ना प्रीएम्बल में, पहले जस्टिस फिर लिबर्टी फिर इक्वलिटी फिर ऐसे, वैसे उसका सीक्वेंस पूछ लिया था आपको इस बार। ओके सर, ओके ओके। तो सर ये जो और बैरेक्ट में सीक्वेंस लिखा हुआ है CMPQC, यही वाला करना पड़ेगा? एग्जैक्टली जैसे कई बार वो उसका सीक्वेंस पूछ लेता है, आप बताओ जैसे मेरे को इसका क्या सीक्वेंस है, सोशल, सोशल सेक्युलर, सोवरेनिटी, इनका क्या सीक्वेंस है? वी द पीपल ऑफ इंडिया सोमली कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, फिर आगे वर्ड्स कैसे दे रखे हैं? द सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, उससे पहले SSD यार। सर सोवरेन है सर, Sovereign. सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली सोवरिन को भी याद। टेल मी वन थिंग, मेरे को लग रहा है आपने पढ़ाई की है और बहुत स्ट्रॉन्ग अच्छे अच्छे चीजें याद है लगभग, आपको पॉलिश करने की जरूरत है नेक्स्ट 15 दिन में, बहुत हद तक चीजें याद आपको, और एक सिलेबस कवर करना। कल मैंने एक स्टूडेंट को भी बोला था, समय पे सिलेबस कवर करना, और एक वीक पहले सारा खत्म करके लगातार रिवीजन करना। बस दो ही टिप्स आपके लिए, कंटेंट के लेवल पे आपको इशू नहीं होगा। और मेजर मिस्टेक नहीं करना, एंजाइटी नहीं लेना एग्जाम के टाइम पे, एकदम से डिप्रेस नहीं होना, हाई लेवल का प्रेशर मत लेना कि इस बार ये हो गया, इस बार नहीं होगा, मेरी लाइफ में ऐसे चल रहा है, लोग क्या बोलेंगे, सब लोग वेट कर रहे हैं कि मैं कैसे परफॉर्म करूं, नहीं हुआ तो फिर आगे फ्यूचर में क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ अच्छा ही होता है। तो वो वाले टाइप की चीजें मत करना एंड मोमेंट, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। लास्ट टाइम पे एक दो स्टूडेंट से हो गई थी वो मिस्टेक, फर्स्ट अटेम्प्टर थे, बहुत अच्छी पढ़ाई की थी, बट हाई लेवल का थोड़ा सा प्रेशर ले लिया था एकदम, तो पूरे घबरा गए। ये सर अभी तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट फैमिली लो टोट बचा हुआ है। अच्छा आकांक्षा, आपने अभी मतलब बचा हुआ है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट फैमिली टोर्ट, आई गेस टोर्ट आपने क्लैट में पढ़ रखा होगा, कॉन्ट्रैक्ट भी बहुत हद तक पढ़ रखा होगा जुडिशरी में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर आज जैसे एग्जाम दिया होगा। थोड़ा सा आप फैमिली लॉ अच्छे से देख लेना, क्योंकि वो जुडिशरी में अपने आरजेएस वाले में नहीं है। बाकी मेरे हिसाब से शायद जेएलओ का भी अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो लगभग पढ़ रखा होगा। यस, कॉन्ट्रैक्ट तो आई नो, हाँ कॉन्ट्रैक्ट में मेरे ऐप से केस लो देख लेना, इस बार सीधे सीधे आए थे, और टोर्ट वाले केस लो भी देख लेना, पूरे केस लो आए थे इस बार। यस हाँ, आपके पेपर में केस लो जो थे वो, क्योंकि केस लो ऐसा एरिया है जो एकदम अजीब सा आता है उठ के नेट, तो वो कोर्ट के जो मैंने लिखवा रखे हैं ना, वो केस लो अच्छे से देखें। चलो वी विल बिगिन विद क्वेश्चंस नाउ लगभग। अच्छा टेल मी वन थिंग, which is the only writ which can be issued against a private individual? Habeas corpus. Right, very good, करेक्ट बोल रहे हो। अच्छा मैं एक केस लो कल आपको भूल गया था स्टार्टिंग में पूछना, जो आपके नेट का भी है, और मतलब जब अपन ने टॉपिक चालू किया, कि मेरे को 3 केस लो आप क्रोनोलॉजी के साथ बता सकते हो कि इसमें सर ऐसा बोला था कि प्रियम्बल इज नॉट पार्ट, इसमें बोला प्रियम्बल इज पार्ट, इसमें बोला कि प्रियम्बल इज दिस पार्ट, ऐसा कुछ? सर रे बेरुबारी 1960, फिर गोलकनाथ 67 और केशवानंदा 73। और इसके अलावा चौथा एक और है आपके नेट का लाइन, मिले वो मिल्स वाला केस सर, मिलीविया मिल्स केस। आप नहीं, उसके अलावा एसआर मुंबई 1994 में आपके नेट में रखा, प्रियम्बल इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, केशवानंद भारती में प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और एसआर मुंबई में इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये लाइन, ठीक है, इतना सा याद। चलो सर, क्या हम लोग तो कैंसिल वाला प्रिपेयर मिल सकता है देखने के लिए? हाँ मेरे को मैसेज कर देना, मैं फॉरवर्ड कर दूँ। चलो वी विल बिगिन विद क्वेश्चंस।
इसके अलावा मुझे क्या पूछना है उससे? हम्म, चलो केस लो ही करना है, क्वेश्चंस का याद है लगभग, आपने काफी चीजें कर रही हैं। ऑफिस स्टूडेंट्स को एक बार फिर से बोल रहा हूँ, विदाउट क्रिटिसाइजिंग एनीवन और डूइंग एनी पर्सनल टारगेट, ध्यान रखना एक बात, अभी जैसे जितने भी आप फ्रेशर हो, मेरी भी एक बड़ी मिस्टेक लाइफ की यही है कि अगर मैं चीजों को शायद बेटर सीरियसली लेता तो अभी तक बहुत अच्छी जगह पहुंच चुका होता। कि ये बिल्कुल भ्रम में मत रखना कि मेरे साथ वाले जितने भी लोग हैं सारे ही सक्सेसफुल होंगे, सारे ही बहुत अच्छा करेंगे, ऐसा नहीं होता है। ये मेरी एक मेजर मिस्टेक मान सकते हो या मेरे माइंड फ्रेम की दिक्कत मान सकते हो। मेरे को ऐसा लगता था कि सब लोग बहुत सिंसियर है लाइफ को लेके और पढ़ाई को लेके। जैसे मान लो आप, आकांक्ष है जो भी, आप जो राजस्थान से है या कोई भी, जैसे आप कॉलेज से निकलते हो एलएलबी के बाद में, या जब आप नेट की तैयारी कर रहे हो, आपको लगेगा कि अच्छा वो भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, हाँ इसका भी निकलेगा, इसका भी निकलेगा। अंत अंत में है ना, मतलब मुश्किल से, नेट तो फिर भी ठीक है, 3-4% सिलेक्शन रेशियो तो बेटर है, बट ट्रस्ट में, अगर 400 लोग जुडिशरी के बैच में बैठते हैं ना, कि 400 लोगों ने एक साथ एडमिशन लिया, हमारे टाइम में जैसे 400 जुडिशरी का बैच था, उनमें से जुडिशियल ऑफिसर फाइनली बनेंगे 30, मैक्सिमम बता रहा हूँ ये, मैक्सिमम 30 तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, 15 के आसपास, 10 से 15, है ना। और अदर वे में, मतलब कैसे भी नेट करके, जीआरएफ करके, कोई और ऑफिसर एग्जाम निकाल के, 40 से 40, बहुत ज्यादा, 30, 30, 35, बस इतने ही फाइनली अपनी लाइफ को प्रॉपर चला पाते हैं। बाकियों का मोटिवेशन डाउन हो जाता है कि ठीक है, मेरे को लगता था कि मेरे क्लासमेट है, मेरे कलीग्स है, तो ये सबसे अच्छा परफॉर्म करेंगे, मैं उनको पुश करता था नेसेसरी कि पढ़ो पढ़ो, ऐसे पढ़ लो। देन आई रियलाइज कि ऐसा नहीं होता है, सब लोग सिंसियर नहीं होते हैं। तो वो चीज आप भी ध्यान रखना कि ज्यादा अदर से भी कंसर्न मत करना, क्योंकि आपने अगर रास्ता चूज किया तो आपको ही फाइनली कंप्लीट करना पड़ेगा उसको। क्योंकि आप क्या अभी फ्रेशर हो, चाम आप में एक चाम होती है, एक उम्र के साथ जो होती है वो, मतलब डोंट टेक इट पर्सनली एनीवन जो थोड़ा बड़ा भी हो चुका, बट ये चीज बता रहा हूँ, ये आप मिस्टेक मत करना। मेरे को पर्सनली ये चीज फील होती है कि शायद मैं ये मिस्टेक फाइनल ईयर में ना करता, मतलब बहुत को साथ के लेके चलने की, या सबको ऐसा सोचने की कि बहुत ईजी है, तो शायद अभी तक जुडिशरी हो जाता। बट देन वी आर हियर टू वर्क हार्ड, सो थोड़े दिन और लग जाएंगे, बट ये वाली चीज आप मत करना, क्योंकि आपको ऐसे बहुत एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिन्होंने जुडिशरी से चालू किया था और अंत में नेट भी नहीं करा, और फाल लास्ट में ऐसा करते करते हो गया कि ठीक है यार कुछ भी कर ले, कोई खास बात नहीं, और मेजर क्राउड वैसा ही दिखता है। चलो इट्स योर टाइम टू आंसर। आ जाओ भाई, फर्स्ट क्वेश्चन से आंसर करो, चलो फर्स्ट वन बताओ। अब टाइप करोगे आप चैट बॉक्स में, ठीक है, अनम्यूट मत करना, बिकॉज सारों एक साथ आंसर करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। फर्स्ट, फर्स्ट टाइम आस्किंग क्वेश्चन नंबर 1। ये एक भी क्वेश्चन वैसे नहीं है, हाँ ईयर के साथ बता दूंगा आपको कि कौन सा ईयर, मतलब ताकि आपको पता रहे आपकी किस लेवल की तैयारी है। पीवाई की सीरीज है पूरा, वो मॉक टेस्ट नाम उसका, ये जून 2019 का क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला। सी, मिनरल्स गलत, पंकज। और बताओ, आंसर करो फटाफट। मानिंदर डी, आकांक्षा बी, ठीक, गीता डी, केसवा, ओके फाइन, आंसर इसका फाइनल डी है, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। और आकांक्षा आई एम सॉरी, शायद आपने वो चीज वो देखी होगी, कमी गलत है अभी, मैं इसका डिफरेंस भी दिखा देता हूँ आपको अभी के अभी। ध्यान रखना, यहाँ ये जो पर्टिकुलर टेस्ट है, इसमें जो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके आंसर की मैं गलती से बी टाइप हो रखा था,
तो वो सही करवाना, इसका आंसर डी होगा। और साथ में मैं हैंड टू हैंड आपको नोट्स दिखा देता हूँ, आपको पता रहे कि इसमें क्या डिफरेंस है री केरला एजुकेशन में और केशवानंद भारती में। ताकि उसको अभी के अभी आप रेफर कर लो, क्योंकि ये मेरे टाइम पे भी देखो, एक 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 चीज लिखा रखी है आपने, मेरे को फिफ्थ अमेंडमेंट मेरे टाइम पे जून 2023 में पूछा था। मिरांडा वर्सेस रेड्डी योजना पूछा हुआ है, एमपी सर्वा सतीश चंद्र पूछा हुआ है, ये भी पूछा हुआ है। अब ये चीज दो बार रिपीट भी हो रखी है, नंदिनी सतपति वर्सेस पीएल ढाली में। ये था कि हु गेव द ओबिटर डिक्टम, ओबिटर डिक्टम मतलब जो अप्लाई नहीं होता बट ऑब्जर्वेशन मेड बाय while giving the decision by Justice Krishna Iyer. Supreme Court held that protection of Article 23 is available from stage of interrogation. ये क्वेश्चन आपके नेट तक ऐसे केस लो भी पूछे हुए हैं। Other things, यहाँ आपका केस लो है एक डीपीएस में नहीं है। रिलेशन बिटवीन, ये रहा रिलेशन बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएस। पहला केस लो, ये देखो, मद्रास वर्सेस चंपकम दोराइजम में क्या बोला है? In case of conflict between fundamental right and directive principle, fundamental right would prevail. उन्होंने क्या बोला? Exactly बोल दिया कि fundamental right would। सेकेंड केस, री केरला एजुकेशन। री केरला एजुकेशन बिल को याद रखना है, डायरेक्टली प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट दो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कैन नॉट ओवरराइड फंडामेंटल राइट्स बट टू डिटरमाइन स्कोप एंड एम्बिट ऑफ फंडामेंटल राइट, कोर्ट में टेक इनटू अकाउंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड एडॉप्ट, लाइन क्या इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। एंड देन केशवानंद भारती का ये एग्जैक्ट लाइन, fundamental right and directive principle aim at establishment of welfare state and they can be interpreted and applied together। ये जो लाइन है interpreted and applied together, ये केशवानंद भारती की है। फिर मिनेर्वा मिल्स, जो आपने किसी कईयों ने आंसर किया, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एंड इन themselves but means to achieve the end specified in directive principle। ये सारी लाइन एग्जैक्ट एक एक लाइन आपके नेट के पेपर से उठाई हुई है, पुराने जितने भी पेपर उनको देख देख के। नेट की लैंग्वेज ये, अब हो सकता है सबको बहुत क्लोज लगे कि यार मिनेरा मिल्स में भी यही बात बोली थी, केशवानंद भारती में भी है, बट ये नेट की लाइन है। और ये देखो ऐसे तक क्वेश्चन पूछे उसने मिनेरा मिल्स का क्वेश्चन का, ये नेट का लाइन, कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन बेडरॉक ऑफ बैलेंस बिटवीन पार्ट 3 and 4 टू गिव एब्सोल्यूट प्राइमेसी टू वन और अदर इज डिस्टर्ब द हार्मोनी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये मिनेरा मिल्स की लाइन पूछी। इसीलिए मैं कई बार बच्चों को भी बोलता हूँ कि ये मत फील करना कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग आता है, नेट वाला कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा अजीब टाइप का। चलो आगे। तो ये वाले याद से, उसको अगर प्रिंट ले रखा है ऑफिशियल स्टूडेंट्स ने, तो आंसर सही कर रहा है ना, फर्स्ट का आंसर यही रहेगा डी। गलती से आंसर की मैं बी दे रहा था, ठीक है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकंड बताओ फटाफट। वेरी गुड, ये इजी है बहुत, वाह वाह वाह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, यूनिफॉर्म सिविल कोड सबको आता है? राइट 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 राइट, सही है, करेक्ट 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 करेक्ट, सी करेक्ट। अब मेरे को बताओ आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, ये आपके जुलाई 2018 का क्वेश्चन है नेट। क्या आंसर कर रखा है? सी, करेक्ट, वेरी गुड, सी, फाइन 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 फाइन। क्वेश्चन नंबर 5, मार्शल लॉ कहाँ पे वर्ड यूज हुआ है? क्वेश्चन नंबर 5, 34, राइट राइट राइट, करेक्ट। ओके, अब आएंगे अच्छे से क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, बी, 1 and 3 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर, क्या कर रहे हैं?
अविनाश का सी, बी, आंसर बी होगा। अविनाश सी कैसे होगा, 2 और 3 कैसे, फंडामेंटल राइट्स में कहा पे बी होगा, 1 और 3 प्रियम्बल एंड डीपीएसपी। बताओ एग्जैक्ट कहाँ पे दे रखा है डीपीएसपी में इकोनॉमिक जस्टिस, कहाँ पे है डीपीएसपी में इकोनॉमिक जस्टिस? 38 के कौन से प्रोविजन में, कौन से अमेंडमेंट से आया है? हाँ 38(2) में किस किस से ऐड हुआ है, इसका ईयर पूछा है आपके। ये गलती मत करना, 42 नहीं है, 44 है वो। बाकी सारे 42 से ऐड हुए हैं, बट ये पर्टिकुलरली 44 से ऐड हुआ है, ध्यान रखना। हाँ 44। चलो आ जाओ, बताओ क्वेश्चन नंबर 7। पढ़ो पढ़ो फटाफट। हाँ मोहम्मद बताएंगे, असर्शन रीजनिंग का राइट अप्रोच करने से पहले आपकी लॉ पे पकड़ होनी चाहिए। अप्रोच सिंपल सा है असर्शन रीजन में, मतलब ठीक है ए और आर, वो कोई आज बाई चांस वो अटक जाता है वेदर इट्स राइट एक्सप्लेनेशन और नॉट, वरना एज इन अप्रोच अगर आप लॉ को स्ट्रॉन्ग करो फिर समझ में आएगी चीज। ए करेक्ट। ये आपको आज की सेशन में से कई क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये बता रहा 8 का क्वेश्चन क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग एस्टेब्लिश्ड, डी। इसमें से कौन सा वर्ड ऐड हुआ है, किस अमेंडमेंट से हुआ है, फटाफट बता दो। गीता बी कैसे, सोशलिस्ट और एक ही थोड़ी हुआ है। हाँ, और इसके अलावा सोशलिस्ट सेक्युलर और क्या वर्ड हुआ है 42 से? करेक्ट, करेक्ट। इसमें 42 से सेक्युलर, इंटेग्रिटी और सोशलिस्ट तीनों वर्ड ऐड हुए। ठीक है, इसके अलावा मेरे को एक चीज बताओ, इफ यू रिमेम्बर 42 ने एक मेजर चेंज क्या किया था, याद है कुछ? कौन से सब्जेक्ट्स थे जिससे 42 अमेंडमेंट के बाद वो यूनियन लिस्ट की जगह कंकरेंट लिस्ट में आ गए थे, बताओ। हम्म, एजुकेशन और फॉरेस्ट मेजर है, एजुकेशन करेक्ट, फॉरेस्ट राइट, करेक्ट। ये मैंने आपको हायर एजुकेशन पेपर में, ये वाला बताओ भैया, क्वेश्चन नंबर 9 फटाफट। ये आपके बिल्कुल नेट का ही क्वेश्चन है, ये है ईयर 2017, जनवरी 2017 का क्वेश्चन। हम्म, मनिंदर गलत है। एनीवन एल्स? ये इसको रट लेना डायरेक्टली, ये नेट की चीजें हैं, रिपीट होती हैं। फर्स्ट आंसर इसका जस्टिस जेएस वर्मा, जेएस वर्मा करेक्ट। रेड्डी है सर, नहीं नहीं रेड्डी नहीं, जेएस वर्मा है, रट लेना डायरेक्ट, पीवाईक्यू है। मैं तो मेरी जो पीवाईक्यू की बुकलेट होती थी ना, उसमें पेन से मार्क कर देता था, ऐसे 3 पेन रखता था ऐसे। देखो अभी मैं, मेरे पास कुछ दिखाने का नहीं, आपको दिखाता। एग्जाम पे टाइम पे मैं क्या करता था, 3 पेन मार्क रखता ऐसे क्वेश्चन सोल्व करते टाइम। इसको उससे मार्क करता था कि जिसको वापस नहीं, हाँ इसको उससे करता था जिसको वापस देखना ही नहीं है, ये वाले पेन से, कि बल इसको बस अभी यही अभी टाइम। इसको उससे करता था जिसको समझना है, इस पेन से वहां पे लिख देता था समझना है, तो समझ नहीं गया। और इससे उसको करता था कि रट लो, सीधा लिख देता था मतलब कि भाई ये क्वेश्चन जो है इसको रट लो ना, बस भाई। अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, preamble contains universal ideas and aspirations of the constitution, ठीक है, ये जस्टिस सुब्बा राव ने बोला था। और बी वाला स्टेटमेंट कौन से केस में दिया था जरा बताना, preamble is a key to open the minds of the constitution makers, ये किस केस लो में दिया था, बता सकता है कोई? सेकंड स्टेटमेंट किसका है, किस केस में है? रे बरोबरी में, सही बोल रहे हो अविनाश।
और एक क्वेश्चन ये भी होता है कि प्रियम्बल इज आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये किसने बोला, याद है किसी को? प्रियम्बल इज आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हिंट, हिंट। मनिंदर ने आंसर ही कर दिया, वो डायरेक्ट ही बता दे। पालखी वाला करेक्ट है मनिंदर, आपका। मैंने पालखी वाला ने बोला। अच्छा, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा आर्टिकल है? सबका सही है। किसने बोला? क्लैट के टाइम से पढ़ते आ रहे हो तो आप। किसने बोला ये? करेक्ट। अब मेरे को ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 11 क्विकली। एक मिनट, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर ये नहीं किया क्या आपने? हाँ, बताना। हाँ, ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 का आंसर क्या होगा? फोर। फोर मतलब ये डी। नीचे ऑप्शंस भी है आकांक्ष, ये भी देख लेना। ये देखो, ये इसमें से आंसर चूज करना। बताइए फटाफट। मोहम्मद आसिफ सी। और किसी का आंसर? बाकी लोग कहाँ पे है? स्मृति एंड ऑल है क्या क्लास? आकांक्षा, गीता, दीपांकर, शमी, सिद्धार्थ। सी। सी राइट आंसर होगा, सी। यहाँ पे मे की जगह शाल होता तो फर्स्ट भी सही हो जाता। अब बताओ ये तो इजी है, फटाफट बता दो आंसर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्विकली। राइट, 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 राइट। डी आंसर राइट। सबको आता है ये। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर पढ़ लीजिए आराम से। सी। ओके, बाकी बाकी। अविनाश, which attempt is this of you, of UGC net? गीता सी। मोहम्मद बी। थर्ड अटेम्प्ट। आई होप यू क्लियर दिस टाइम। काफी टाइम हो गया, हो जाएगा इस पर। आई गेस फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हुआ है। फर्स्ट स्टेटमेंट इसलिए रॉन्ग गीता कि यहाँ स्टेट्स लिखा हुआ है ना, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया है। समझ में आया स्मृति, क्या बोला मैंने? हाँ, नहीं। हाँ, आपका सही है। आपको नहीं बोल रहा, गलती से नाम आ गया गीता। स्मृति को बोल रहा था। सी में है ना, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। स्टेट्स थोड़ी है स्मृति साथ में, यहाँ पे स्टेट्स भी तो लिखा हुआ है। नेट 2017 का क्वेश्चन है, समझा? ओके, फाइन। ये तो फटाफट बता दो, क्वेश्चन नंबर 14।
बी बी बी। ठीक है, आप कह रहे हो तो मैं चेक भी नहीं कर रहा, मान ही रहा हूँ आपकी बात। बी बी। ये बता दो क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लैट पीजी 2021 में भी पूछा था ये क्वेश्चन मेरे टाइम। बताओ 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 बताओ। से चिड़ी 48 and 51 एज। करेक्ट। नाउ दिस वन 16। अच्छा है आपकी तैयारी, लगभग लगभग लोगों की तैयारी है। यही रीजन है कि आज जो क्लास में बैठे एक्चुअली वो वही बच्चे हैं मैक्सिमम जिन्होंने पढ़ रखा है। नहीं तो जो नहीं पढ़ने वाला है वो आएगा ही नहीं आज। जो ऑफिशियल है उनमें से भी जिनकी तैयारी नहीं है ना, वो बैठेंगे नहीं, क्योंकि वो फिर गुस्सा आएगा ना, बुरा फील होगा कि यार अपने को तो नहीं आता। तो आज मैक्सिमम पढ़ने वाले बच्चे। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बी। ठीक है, सही है सही है सही है सही है सही है। हाँ, ये बताना 17। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करना। 17। स्मृति, आकांक्षा, गीता, दीपांकर। सर 16 एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है ठीक है ठीक है। देखो गीता, 16 में पहले क्या बोलता है कि प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द आइडियल फिलोसॉफी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी एंड इट्स की कंसेप्ट्स आर लेड डाउन एज जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रीडम। कहने का मतलब ये ऐसे बोल रहा है कि जैसे इंडिया का जो प्रियम्बल है संविधान का, वो एक आइडियल फिलोसॉफी की बात करता है। क्योंकि जैसे हम बोलेंगे कि जहां लोकतंत्र है, जहां गणतंत्र है, हम्म, अभी डेमोक्रेसी का मतलब लोकतंत्र है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। तो उस आइडियल फिलोसॉफी में की कंसेप्ट क्या होने चाहिए? जस्टिस होनी चाहिए, न्याय मिले, लिबर्टी होनी चाहिए, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, एम आई राइट? इक्वलिटी होनी चाहिए, स्टेटस की, अपॉर्चुनिटी की, फ्रेटर्निटी होनी चाहिए, बंधुता होनी चाहिए आपस में, एश्योरिंग द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। तो ये बोल रहे हैं कि प्रियम्बल में जो बातें हैं, ये एक आइडियल फिलोसॉफी के दिखाते हैं इंडियन डेमोक्रेसी की, जो कि सही बात है। आज हमारे टाइम पे राजतंत्र तो है नहीं कि राजा का बेटा राजा बनेगा, जिसमें टैलेंट है वो बनता है। न्याय, हम प्रिज्यूम करते हैं न्याय हो, बाकी लूप होल्स तो आपको भी पता है। अभी जो कोलकाता रैप वाले को देखेंगे तो मैं तो वो सुन के भी परेशान हो जाता हूँ। माय फ्रेंड वाज डिक्टेटिंग मी द स्टोरी एंड आई वाज लाइक यार मत बता मेरे को, मेरे से तो सुना भी नहीं जाता। तो बट ठीक है कि आइडियल लोकतंत्र जो होता है उसमें जस्टिस होती है, बोलने का अधिकार होती है, समानता होती है, फ्रेटर्निटी होती है। राजतंत्र में ऐसा नहीं है। राजतंत्र में तो अलग नियम था। या फिर आप सऊदी अरेबिया का एग्जांपल पकड़ लो। अच्छा, इसी के साथ अपन ये बोल सकते हैं कि डेमोक्रेसी में रिपब्लिक है, बाई इलेक्शन यहाँ की सरकार चूज होती है। सऊदी अरेबिया में जो हेड है, सलमान बिन, जो इनका कुछ नाम है, वो वहाँ के हेरिडेटरी मोनार्क सिस्टम चलता है वहाँ पे। उनका बेटा हेड बनेगा, फिर उनका बेटा बनेगा। या फिर कोरिया का एग्जांपल देख लो, कुछ भी रूल निकाल दे वहाँ के जो है। तो ये वाली चीज। और यहाँ पे दूसरी पॉइंट क्या लिखा है, ए डेमोक्रेसी टू बी रियल, ये एक वास्तव में जो डेमोक्रेसी होती है मस्ट बी कैरेक्टराइज्ड बाय दीज फीचर्स, है ना, कि ये विशेषता होनी चाहिए डेमोक्रेसी में, जो कि सही बात है। अगर कल हम बोले कि इंडिया का संविधान, हमारा देश जो है वो लोकशाही चलती है, यहाँ पे लोकतंत्र चलता है, और पता चले कि इंदिरा गांधी जी का लड़का था, उसके बाद में राहुल गांधी जी बन गए, फिर राहुल गांधी जी की शादी हुई, वो पीएम बन गए, तो फिर लोकतंत्र किस बात का? चुनाव होने चाहिए। फिर या फिर हम देखिए कि हमेशा मुद्दा चलता रहता है एससी एसटी रिजर्वेशन या ओबीसी, या फिर ये स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की बात, मेल फीमेल, तो इनको सुना जाता है ना, क्योंकि ये लोकतंत्र है। यहाँ सबका हल निकाल के ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल सरकार को रखा जाता है। तो यही है एक सिंपल आइडियल फिलोसॉफी। समझ में आएगी था? नहीं आया तो बता दो सर। प्लीज एक्सप्लेन आर्टिकल 21 आर्टिकल विच नोट्स लाइक यू एक्सप्लेन द फर्स्ट क्वेश्चन। सर प्लीज एक्सप्लेन आर्टिकल 21 आर्टिकल विच नोट्स लाइक यू एक्सप्लेन द फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, आर्टिकल 21 अविनाश आपको पूरा समझ में है?
अच्छा ठीक है, डील करते हैं, कल आना लेक्चर में, पक्का बताएंगे। ठीक है, अभी बता देता हूँ आपको 10 मिनट में, अभी बता देता हूँ, है ना। ये वाला आंसर करो एक बार। ये कर दिया ना आपने, क्वेश्चन नंबर 17। दो पांच और क्वेश्चन कर ले, फिर मैं आपको आर्टिकल 21 फटाफट बता दूंगा, ज्यादा कुछ है। क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, नेट का है बिल्कुल, थोड़ा सा आपको याद भी रखना पड़ेगा, पर मैंने लिखवा रखा है नोट्स में पर्टिकुलरली अच्छे से। फेवरेबिलिटी का कंसेप्ट भी लगता है इसमें। क्या आंसर है? हम्म, ठीक है, वेरी गुड। 339 में इलेक्ट्रॉनल मैटर्स वाला पार्ट आ गया, ये की हो तो होलन वाला आ गया, 10 शेड्यूल पार्ट है उनको रिमूव करना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आप तो इतना कर लोगे तो बहुत सही है, बस पेपर वन में मेजर मिस्टेक मत कर देना, 25-27 क्वेश्चन से कम सही मत करके आना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। 19 आंसर कर दो फटाफट, ये तो इजी है। हम्म, ठीक है, राइट है, भीमराव अम्बेडकर। बी, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, विच इज इनकरेक्ट? डी, 2 3 4 सही है। अविनाश, आई गेस आपने पीवाई क्यू अच्छे से कर रखे हैं मेरे साथ, है ना, पुराने स्टूडेंट हो ना, थर्ड अटेम्प्ट है तो। बट अच्छा है, इस बार बैठ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। अब क्या है? डी, यस। हाँ, ठीक। कहाँ से हो आप अविनाश? विच स्टेट? हाँ, अभी बैठ जाइए, एमपी। ठीक। डी, करेक्ट है। ये वाला बताओ भाई, मैंने ये तो नोट्स में भी लिखा रखा है बहुत अच्छा। डी, राइट। क्वेश्चन नंबर ये बता रहा, देखो आप, मैं बोलता हूँ ना केस लोग कितना भर के पूछता है, ये देख लो। इक्वल पेपर इक्वल वर्क वाला नोट्स में डाल रखा होगा, स्टेट की डेफिनेशन वाला नोट्स में है, सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री का तो फिर भी थोड़ा ऊपर नीचे होगा। ए, आकांक्षा सिंह ए, अविनाश ए के साथ क्या किया आपने? 3, ठीक है, रणदीप। देन बी के साथ 1, सही है। सही है भाई, सही है, आ जाओ आ जाओ। हाँ, ये बताओ मेरा फेवरेट, जो मैं आपको बार बार कल भी पूछा था, और वो पूछता भी है लगातार, बताओ 22। क्वेश्चन नंबर 22। अच्छा, नीचे वाला ये तो ऑप्शन दिखाऊंगा। अरे ऑप्शंस, ये लो इतने में। ये लो इसमें दिखा दो। ये तो बैक नहीं, बी, क्या है? बी, बी, ठीक है, शायद आपने रट रखा हुआ है। ये मेरे को दिखने में दिक्कत आ रही है अभी। ठीक है, देन एक सेकंड। हम्म, चलो एक क्वेश्चन और बता दो जल्दी से, ये तो सबको याद है। क्वेश्चन नंबर 23, 42 से क्या क्या ऐड हुआ है? 3, 2 3 4, सोशली, बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 बता दो, कल ही पूछा था इसमें से काफी कुछ। क्वेश्चन नंबर 24। अच्छा, 24 का ये बोला है क्या स्मृति आपने? राइट टू स्पीक, राइट नॉट टू स्पीक, विजुअल एनिमल ए के साथ 4, नो कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट का टाटा सी के साथ 2, तो इतने में हो गया क्वेश्चन, तो यही होगा आंसर। टाटा वाला ये क्वेश्चन, मतलब अगर आपने जितने मैंने पढ़ा रखे हैं नोट्स में उतने कर लेगा तो एक आध ऊपर नीचे तो कई बार हो भी जाए तो कोई खास बात नहीं। यस लो, उतने में तो क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 भी बता दो एक बार quickly, फिर वो आर्टिकल 21 को थोड़ा समझा दो।
ए, अविनाश ए। 1 and 2 आर इन इकोनॉमिकली एजुकेशनली आना चाहिए और करेक्ट। अविनाश कर रखा आपने, पीवाई की दबा के कर। में भी कोई लक फैक्टर होगा, इस बार हो जाएगा। पेपर 1 में कोई मेजर मिस्टेक नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 26 बताओ, क्योंकि मैंने आपको दिखाया था थोड़ी देर पहले। गीता है सर, पेपर 1 वीक है मेरा। हम्म यार इसकी अप्रोच मैंने डाल रखी है पे, अगर आप देखो तो देखो, बिकॉज पेपर 1 इज ऑल अबाउट अप्रोच। जैसे कई बच्चे हैं, स्मृति है, अनुभव है, उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में 30-32 कैसे कर लेंगे सही, वो जिसका अप्रोच नहीं होता ना पेपर 1 में, वो कर ले जाता है। और मतलब मैं आई पर्सनली नो माय फ्रेंड्स हैं जिनके लो में मेरे से बेटर है, बट उनका पेपर 1 पता नहीं क्यों 17-20 क्वेश्चन पे रुक जाता है। मिनेरवा मीन्स करेक्ट। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो एक बार मैं आपको 21 वाला जो वो है वो फटाफट एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है, आपको भी पता होना चाहिए इंडिया में क्या होता है। ठीक है, आ जाओ। आई गेस आपकी भी किताब धीरे धीरे ऐसे रंग रही होगी, ये तो मेरे पुराना एरिया है, बट स्टिल पढ़ पढ़ के ट्रिक्स लगा लगा के चीजें याद हो जाती। ये मेरी ट्रिक है, फंडामेंटल ड्यूटी को लाइन से याद रखो। चलो एक बार क्वेश्चन 21 पे क्विकली विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, मैं एकदम 5 मिनट में बता दूंगा। ओके आ जाओ। सो सी आर्टिकल 21, ठीक है, 5 मिनट की बात है, मुझे लेके जाओ 5 मिनट आराम से सुन के। क्या है एक्चुअली ड्यू प्रोसेस और प्रोसीजर भाई क्या, फिर आप अलविदा। तो जी अविनाश आप हो के क्लास में, वरना जिसके लिए समझा रहे हैं वही जाओ। हम्म, ठीक है। yes। देखो, सो पहले हम ये देखते हैं कि आर्टिकल 21 क्या बोलता है। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय। यहाँ पे मेन क्वेश्चन है ना, पूरे लॉ कॉलेज में यही चलती रहती थी, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वाला, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये तो सबको पता है। बट फर्क क्या है? पहली बात ये कि इंडिया में जो है आर्टिकल 21 आपको दो चीजों की सिक्योरिटी दे, डायरेक्टली बाय बेयर, लाइफ की और आपकी लिबर्टी की। मेरे को इस तरफ जाना है, मेरे को बीकानेर जाना है, मेरे को जोधपुर जाना है, मेरे को बाहर घूमने जाना है लंदन, तो इंडियन गवर्नमेंट मेरे को अननेसेसरी विदाउट रीजन नहीं रोक सकती। एक्सेप्ट क्या लिख रखा है? प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। अगर किसी रीजन से वो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ से मुझे रोके तो ठीक है, वरना नहीं रोक सकता। अब यूएस का अगर अपन देखें तो वहां 3 चीज बोलता है डायरेक्टली। आप ऐसे ही समझ लो विदाउट पढ़े कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ, पर्सनल लिबर्टी और प्रॉपर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, वर्ड यूज करता है यूएस वाला कॉन्स्टिट्यूशन, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट आर्टिकल 21 में ये समझना होती है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है और प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ क्या। देखो, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ का मतलब ये होता है आपकी जो कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है और बाकी जितने भी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी, उनका बोलना ये है हमें नहीं पता लेजिस्लेचर ने क्या कानून बनाया है, ठीक है, उन्होंने हमें बता दिया, वहां से बिल पास हो गया संसद में। अब हम उस प्रोसीजर को, वो क्योंकि वो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है, लोकसभा राज्यसभा में बिल पास हुआ किसी भी चीज का, इसका मतलब वो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है। तो इनका बोलना ये होता था स्टार्टिंग में कि हम उस प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ को फॉलो कर रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं बाकी वो जो लॉ है वो फेयर है या नहीं है, वो रीजनेबल है या नहीं है। यूं जैसे मान लो किसी को, मानेगा गांधी को उस टाइम पे जब वो एयरपोर्ट से जा रही थी विदेश, तब उसको पकड़ लिया था वहां, उसने पूछा कि आपने मेरे को क्यों पकड़ा है, तो उन्होंने क्या बोला कि आपको इंडियन पासपोर्ट एक्ट है उसमें हम पकड़ रहे हैं और आप विदेश नहीं जा सकते। उसने बोला कि रीजन तो दो, बोला हम सिक्योरिटी के बेसिस पे आपको रीजन नहीं बताएंगे क्या है। तो अब इसमें रीजनेबिलिटी नहीं रही ना, कि भाई एयरपोर्ट अथॉरिटी वालों को आधे से आदेश आया फलाने आदमी को पकड़ लेना, उन्होंने पकड़ लिया, उसने उसको पूछा कि मेरे को क्यों पकड़ा, बोल दिया इंडियन पासपोर्ट एक्ट में पड़ा है, उन्होंने पूछा तो रीजन तो बताओ,
बोले नहीं, हम रीजन इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि सिक्योरिटी इश्यूज है, सेफ्टी इश्यूज है, तो हम नहीं बताएंगे उसके लिए। क्यों? क्योंकि इनका बोलना ये है कि भाई प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ का मतलब ये है कि कोई बिल कानून बना है, उस कानून के तहत हमने आपको पकड़ लिया, बात खत्म। वो फेयर है, प्रोसीजर है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या बोलता है? इसलिए क्या बोलते हैं जनरली कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है, सिर्फ वो लेजिस्लेचर से कंसर्न है। बल्कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मतलब क्या बोलता है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अंदर ही रीजनेबिलिटी का एलिमेंट रहता है हमेशा। अब देखो यहाँ, ये कहाँ पे मेंशन्ड है? फिफ्थ अमेंडमेंट में यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के। ये कहाँ पे है? आर्टिकल 21 में। ठीक है, इसके अलावा यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। यहाँ पे क्या है? लाइफ और लिबर्टी विदाउट प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। ठीक है, अब मेजर लाइन है ये जो मैंने मार्क कर रखी है। इन ड्यू प्रोसेस कोर्ट कैन चेक बोथ वेदर लॉ passed by legislature is just fair and reasonable and procedure is duly followed or not। मेरे को पकड़ लिया किसी ने, मैं कोर्ट में गया, जिसने पकड़ा, मान लो कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, उसने दिया था आदेश कि इसको पकड़ के लेके आ जाओ, बिठा दो। या एयरपोर्ट अथॉरिटी वालों, मानेगा गांधी का केस मान लो, वो गई कोर्ट के पास, उन्होंने क्या बोला? अगर इंडिया में प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, तो यहाँ पे क्या लिखा है? इन दिस कोर्ट ओनली टू सी वेदर प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लेजिस्लेचर इज फॉलोड और नॉट। कोर्ट ने बोला कि भैया इंडियन पासपोर्ट एक्ट है, उसमें अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन मेंशन है कोई चीज कि सिक्योरिटी के चलते अगर आप रीजन नहीं बताओ तो भी किसी को पकड़ सकते हो, तो हमने पकड़ लिया, हमें कोई मतलब नहीं है उसमें आपको प्रॉपर रीजनेबिलिटी मिली या नहीं, नेचुरल जस्टिस फॉलो हुआ नहीं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम वैलिडिटी ऑफ लॉ को क्वेश्चन नहीं करते। संसद ने क्या बनाया उससे हमें कोई मतलब नहीं है, संसद जो बना दी उसको हम फॉलो करें, उसका जो प्रोसीजर है ना हम बस उससे चलेंगे। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या बोलता है? कोर्ट दोनों चीज देखेगी, संसद ने जो कानून बनाया है वो सही बनाया या नहीं वो भी, और एनफोर्सिंग एजेंसीज ने उसको प्रोसीजर को सही से फॉलो किया या नहीं किया वो भी। समझ रहे हो? जैसे मान लो संसद अभी अपने मूड में आया, किसी दिन ये बोलते कि ये जो क्रिमिनल प्रोसीजर में लिख रखा है ना कि 24 के आवर के अंदर इंसान को प्रोड्यूस करना है बिफोर कोर्ट या बिफोर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जो भी, उसको कर दो 20 दिन, किसी को पकड़ लो, डाल दो जेल में, और 20 दिन तक कोई आंसरेबिलिटी नहीं है। 20 दिन से ज्यादा एक्सटेंड नहीं करनी चाहिए वो चीज। अब 20 दिन में तो आप उसको पता नहीं क्या से क्या कर दोगे, जेल में पकड़ के सारा पूरा डिस्ट्रॉय कर सकते हो आप एविडेंस। तो इंडिया वाला कानून क्या बोलेगा कोर्ट? कि हमें कोई मतलब नहीं है, सांसद ने पास कर दिया ना कि 20 दिन तक रख सकते हैं तो रख सकते हैं। बट यूएस में कोर्ट क्या बोलेगा? नहीं यार, वो लेजिस्लेचर ने जो कानून पास किया है वो जस्ट फेयर एंड रीजनेबल नहीं है। 20 दिन पुलिस के पास है ना डायरेक्टली विदाउट प्रोड्यूसिंग द पर्सन, वो बहुत अनरीजनेबल हो जाएगा। ये इतना समझ में आया मैंने क्या बोला? मेजर डिफरेंस क्या है ड्यू प्रोसेस लॉ और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में? Got it ना? This is the measure। मोहम्मद, आपका क्वेश्चन है, डज कोर्ट रिक्वेस्ट टू चेंज इट इफ दे फाउंड अनफिट फॉर पब्लिक? इंडिया की कोर्ट वैसे तो इंटरप्रेट करते ही हैं हम किसी कानून को। जैसे मान लो कभी कभी रिजर्वेशन कोई स्टेट में एकदम अनरीजनेबल तरीके से दे दिया जाता है, तो उसको चेक करता है सुप्रीम कोर्ट, राइट? बट हम इसको डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि स्टार्टिंग में प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ को कैसे लिया जाता है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। तो अपने यहाँ पे क्या लिखा है? इट अप्लाइज टू बोथ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एक्शंस। इट मेनली अप्लाइज टू एग्जीक्यूटिव एक्शंस। लेजिस्लेचर से हमें कोई लेना देना है, वो हमारी उस उसको टाइम टू यूएस कोर्ट, हाँ वो देखता है, यूएस देखता है, करेक्ट। अब फटाफट केस लो पे आ जाए। ए के गोपालन का केस है। ए के गोपालन अपोजिट पार्टी के लीडर थे, उस टाइम पे इंदिरा गांधी की सरकार थी, प्रिवेंटिव डिटेंशन में पकड़ के डाल दिया। ए के गोपालन चैलेंज ऑन ग्राउंड ऑफ आर्टिकल 21। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? बहुत नैरो व्यू लिया। उन्होंने क्या बोला? प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ मींस प्रोसीजर लेड डाउन बाय लेजिस्लेचर। प्रिवेंटिव डिटेंशन का कानून का प्रोसीजर हमने फॉलो किया, नथिंग मोर। एलिमेंट ऑफ फेयरनेस, रीजनेबिलिटी एज इन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कांट बी रीड इनटू इट। हमें कंसर्न नहीं है, ये हमारा इंडिया में प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं है, ये बात है। फिर इसके आगे और क्या हुआ? एडीएम जबलपुर केस, ये एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं और ये इमरजेंसी के आसपास का केस है। उसमें क्या होता है? इट वाज हेल्ड दैट अ पर्सनस राइट टू नॉट बी अनलॉफुली डिटेन्ड कैन बी सस्पेंडेड इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट। ये तो आपको सबको पता है कि इस पर्टिकुलर केस में होता है
कि इमरजेंसी के टाइम पे आपका हैबियस कॉर्पस का राइट है ना, हैबियस कॉर्पस ऐसा होता है कि प्रोड्यूस द बॉडी बिफोर द कोर्ट। आपने उसको क्यों है उसका रीजन दो, तो बोला कि वो रीजन भी नहीं देना। इंदिरा गांधी के टाइम पे यही हुआ था, उसने पकड़ पकड़ के सारे बीजेपी के नेताओं को डाल दिया था, लाल कृष्ण आडवाणी सब जेल में थे उस टाइम पे। तो ये उस टाइम की बात, ये सेकंड बात होगी उससे रिलेटेड, आर्टिकल 21 से रिलेटेड। क्योंकि बाद में तो अब मेरे को ये बताओ इमरजेंसी में कौन से आर्टिकल है जो सस्पेंड नहीं हो सकते। बाद में अपन ने देखा डेवलपमेंट हुआ इमरजेंसी 352 से 360 में, 52 to 360। सही है, सही है एकदम। क्योंकि फिर वो जब चीज दिखी ना, हाँ 20 में ध्यान रखना गीता साथ में, 20 और 21 दोनों बोलते हैं। हाँ सही है, सही टाइप, बिल्कुल राइट। ये हो गया एडीएम जबलपुर का केस। ये आपके नेट के क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ कि डिसेंडिंग जजमेंट हंसराज खन्ना का। फिर मानेगा गांधी का मैंने बता दिया। मानेगा गांधी को चेंजिंग फैक्टर मानते हैं आर्टिकल में। ये तीन केस लो हम डायरेक्टली लाइफ और लिबर्टी से रिलेटेड पढ़ते हैं, नहीं लिबर्टी से रिलेटेड, लाइफ रिलेटेड फिर वो पढ़ते हैं पी रतिनाम, ज्ञान कौर, कॉमन कोज, वो प्रॉपर लाइफ को डिसाइड करते हैं। ये लिबर्टी से डायरेक्टली डील करते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, वही मैंने जो बताया था, मानेगा गांधी को पकड़ा, उसको रीजन नहीं दिया, फिर उसने केस किया। मानेगा गांधी, संजय गांधी जी की वाइफ, हमेशा बीजेपी के शानदार नेता रहे हुए, मिनिस्ट्री भी होल्ड कर रखी है। इस बार तो शायद उन्होंने नहीं जीता चुनाव, बट गांधी परिवार की है, इंदिरा गांधी जी की बहू, और वो बीजेपी में रहती है। हाँ ओवरव्यू दे देता हूँ फटाफट। तो मानेगा गांधी का हो गया, आपको समझ में आ गया भाई। मानेगा गांधी के बाद में ये सारी चीजें खत्म हो गई, उन्होंने बोल दिया कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ में रीजनेबिलिटी होनी चाहिए, ये सारी चीजें ठीक है। फिर इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है, एक एक पॉइंट पकड़ के ले लो। सबसे पहले हमने राइट टू डाई एंड आर्टिकल 21 को रिलेट कर लिया, क्योंकि अपने को लाइफ से समझना है। लाइफ में क्या है, 306 आईपीसी सुसाइड का था, 309 में अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड। पी रतिनाम में क्या बोला, यस राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू डाई, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है 309। पर ज्ञान कौर में क्या बोला, नहीं भाई राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई, 309 और 306 दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशनल है। फिर अरुणा रामचंद्र पाल में पेसिव यूथेंसिया, कॉमन कोज में लिविंग विल। फिर हम आर्टिकल 21 को कैसे पढ़ते हैं, प्राइवेसी से रिलेटेड, प्राइवेसी में खड़क सिंह केस, केएस स्वामी, और फिर आधार कार्ड का केस 2019 का। ये तीन प्राइमरी प्राइवेसी के केस हो गए। फिर इन्वायरमेंटल राइट्स को पढ़ लो, एमसी मेहता पढ़ लो, मोटल केस, पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल, इंडियन काउंसिल फॉर इन्वायरल लीगल एक्शन, एमसी मेहता, फिर 1997 का केस। ये सारे आपके नेट के बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूरा इन्वायरमेंटल राइट पढ़ लिया आपने। और लास्ट में अदर इंपॉर्टेंट केस, फिर वो उसकी पूरी लिस्ट आ गई। लाइवलीहुड से क्या है, प्राइवेसी से क्या है, स्लीप से रिलेटेड क्या है, एजुकेशन से रिलेटेड क्या है, फ्री लीगल एड इसमें है, ऐसे। ये आपका आर्टिकल 21 इस तरह से खत्म हो। ये लो मैंने पूरी लिस्ट दे रखी है, अब 22 चालू। ठीक समझा। देखो हमने 3 दिन में बातें करते करते ही रिवीजन कर लिया। आप भी प्रेशर में थे इसलिए आपने भी साथ में पढ़ा हुआ कि ठीक है सर पूछेंगे, नहीं तो आप अपने हिसाब से करते तो थोड़ा स्लो भी चलता है इंसान। इंडेक्स याद हो गई, कल आपको यूनियन खत्म कराऊंगा पूरा। थैंक यू अविनाश, इट्स कम्प्लीटली। कल आपको यूनियन कंप्लीट करा दूंगा। यूनियन के बाद में सिर्फ इमरजेंसी और एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेटिव रिलेशन, दो मैक्सिमम लेक्चर रहेंगे या 3 हदवार। ठीक है, हो सकता है रक्षाबंधन की शायद छुट्टी रखे भी नहीं भी रखे, अभी तो नहीं बोल सकते, देखेंगे उस दिन क्या रहता है। अनऑफिशियल स्टूडेंट अलाउ है कल, आ जाना अविनाश अगर आपको रिवीजन करना है तो, कोई खास बात नहीं है। बाकी मानिंदर आप भी, आपको मैं स्ट्रांगली बोलूंगा कि अगर टाइम है तो 2 साल बहुत मायने रखती है, तो आप या तो मेरे वाले नोट्स डायरेक्टली उससे पढ़ लो, बिकॉज क्या है कई बार अप्रोच भी सही नहीं होती, किसी किसी वो बच्चे कई बार टाइम मैटर भी करता है काफी ज्यादा। ठीक है, तो मोहम्मद, सिद्धार्थ, गीता, अविनाश, आकांक्षा, कल अपन यूनियन पढ़ के आ जाना आप अच्छे से, यूनियन पूरा, वो मेजर एरिया ही है। कोशिश करेंगे जितना हो सके, पर इंडेक्स पूरी पढ़ के आना। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, कैग है, प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट, और फिर ये जो एरिया है ना पार्लियामेंट वाला, उसमें सिर्फ इंडेक्स पढ़ के आना। अंदर का मैं बता दूंगा, 2-3 चीजें होती है, मनी बिल, ज्वाइंट सिटिंग और बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, और डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। ये तीन ही चीज डेप्थ में पढ़नी पड़ती है, बाकी सिर्फ इंडेक्स पढ़नी पड़ती है, फिर सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, एनी डाउट। ओके सर, ओके 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 सर, थैंक यू ग्रेट प्रोफेसर मोहम्मद आसिफ। ठीक है भाई, थैंक यू सर, एज इट इज माय फर्स्ट क्लास, विल यू क्या लिखा है, ओके शमी।
हाँ शमी, रोज ही 2-3 नए डेमो के होते हैं। अभी अलाउ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एग्जाम पास हुए। जनरली आई डोंट अलाउ, बट अभी पर्टिकुलर एग्जाम पास हुए।